सास की 3 अनाड़ी बहुएं। आशा अपने रिश्तेदारों की बात मानकर अपने तीनों बेटों की शादी गांव की लड़की से करवा तो देती है, पर जब आशा अपनी तीनों बहू दिया, दिशा और काव्या के साथ घर आती है तो उसकी तीनों बहुएं अजीब हरकतें करती हैं। अरे माँ जी, ये तो घर कितना बढ़िया है, मिट्टी का तो नामो निशान नहीं है, देखने से तो पक्का घर लग रहा है। बहू, लग नहीं रहा, हमारा घर पक्का ही है। तुम्हें यहाँ मिट्टी के घर नहीं मिलेंगे और ना ही चूल्हे में लकड़ी डालकर खाना बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे लाल लाल जो बड़ा सा होता है सिलेंडर, वह इस्तेमाल किया जाता है। अरे हमारी तो चांदी चांदी हो गई ऐसा ससुराल पाकर। अरे जिठानी जी, चांदी सस्ता है, सोना महंगा है, इसलिए हमारा सोना सोना हो गया। अरे दिया, ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। अरे बेटा, बहू पर भड़क मत, ये तीनों पहली बार शहर आई है, अभी ये तीनों अनाड़ी हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रही है, पर समय के साथ सब समझ जाएगी और सीख भी जाएंगी। चलो बहू, मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखाती हूँ और बताती हूँ यहाँ के तौर तरीके किस तरह से क्या होता है। आशा बड़े ही प्यार से अपनी तीनों बहुओं को ले जाती है और पूरा घर दिखाती है, पर उसकी तीनों बहुओं के भेजे में कुछ नहीं घुसता और अगले दिन तीनों हाथ में कपड़ा लेकर नहाने के लिए घर में इधर उधर घूमने लगती हैं और थोड़ी देर बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ का नलका कहाँ है? हम यहाँ कब से घूम रहे हैं, जब तक पानी नहीं मिलेगा नहाएंगे कैसे? और यहाँ मिट्टी भी नजर नहीं आ रही है, हम सर कैसे धोएंगे? अरे बहू, मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि इस नल से पानी नहीं आता और तुम तीनों का अलग अलग तुम्हारे कमरे में ही गुसलखाना है, उसमें जाकर आराम से नहा लो। आशा अपनी तीनों बहुओं को उनके कमरे में ले जाती है और नल चलाकर दिखाती है, जिसके बाद आशा की तीनों बहुएं बाथरूम में आराम से नहाती है और कुछ देर बाद वो तीनों नहाकर निकल जाती है। पर आशा की सबसे छोटी बहू काव्या अपनी साड़ी लेकर अपनी सास के पास जाती है और नहाने के बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी, यहाँ की कैसी मिट्टी है, सर में खुजली हो रही है। एक तो इतनी मुश्किल से ही छत पर जाकर खाली गमले में मुझे मिट्टी मिली और इस मिट्टी से लग रहा है कि मेरा सर भी साफ नहीं हुआ है। बहू, तुझे मिट्टी से सर धोने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे बाथरूम में शैम्पू, साबुन, तौलिया, पानी सब कुछ रखा है, फिर क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो? अरे तुम्हें यहाँ आए पूरा 1 दिन हो गया है और मैंने समझा दिया है, अब तीनों तुम अनाड़ी तो रहे ही नहीं। माँ जी, आप काव्या का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रही हैं? हम दोनों तो बाथरूम में ही नहाए हैं और बाथरूम में जो सामान रखा था उसी का इस्तेमाल किया है हमने, साबुन का इस्तेमाल किया है, काव्या की तरह नहीं, मिट्टी का, इसलिए अब हम अनाड़ी नहीं है। क्या साबुन? हे भगवान, मेरे कर्म फूट गए ऐसी बहू पाकर। बहू, तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या? तुम्हें शैम्पू नजर नहीं आया? अरे गांव में कोई शैम्पू यूज नहीं करता क्या? आशा अपनी बहू की हरकतों से परेशान हो जाती है और उन तीनों पर नाराज होकर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और धीरे धीरे समय के साथ आशा की तीनों बहू घर में ढल जाती है, पर वो तीनों अब बाहर के लिए भी अनाड़ी थी। ऐसे ही एक दिन आशा अपनी तीनों बहू को बाजार ले जाने की सोचती है। बहू, तुम तीनों जब से आई हो घर में ही पड़ी रहती हो, रात को जब तुम्हारे पति आएंगे तो मैं उनको कहूँगी कि तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाए, फिलहाल तुम तीनों मेरे साथ बाजार चलो। माँ जी, अब तो हम अनाड़ी नहीं है ना, इसलिए आप हमें बाजार ले जा रही हो ना? हाँ बहू, अब तो। आशा की तीनों बहुएं जबरदस्ती अपनी सास के हाथ से सब्जी का थैला ले लेती है और खुद अकेली बाजार चली जाती है, पर वे तीनों अनाड़ी थी। आशा के बताए हुए रास्ते पर ना जाकर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाती है और पूरी रात भटकती है। पर उन तीनों की किस्मत अच्छी होती है कि उन तीनों को रास्ते में उनके पति अतुल, नीरज और अमित मिल जाते हैं और वे उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं। अरे बहू, तुम तीनों कहाँ चली गई थी? पूरा बाजार खरीदने लग गई थी क्या? वो माँ जी, हम तीनों यहाँ के लिए ना अभी अनाड़ी है, हमने गलत रास्ता पकड़ लिया था, इसलिए हम तीनों सब्जी भी नहीं खरीद सके। आपने इन तीनों अनाड़ियों को क्या सोचकर इस घर से बाहर निकाला, वो भी अकेले? मैंने आपको कहा था ना, ये तीनों यहाँ के लिए अनाड़ी हैं, जो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। एक तो ये तीनों रोड पर भटक रही थी, ऊपर से सब्जी वाले से भी बहस कर रही थी। वो तो भगवान का शुक्र अदा करो जो हम तीनों ने इन तीनों को देख लिया।
माँ इन तीनों को घर से कहीं मत जाने दिया करो जब तक इन तीनों के भेजे में भेजा ना आ जाए। माना कि हम सब अनाड़ी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें खरी खोटी सुनाएंगे। हमें यहाँ आए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक हम घर से बाहर नहीं निकले। जब तक हम कहीं जाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे तो हम सारी जिंदगी अनाड़ी रह जाएंगे। अगर आप तीनों भी गांव जाएंगे तो आप भी गांव के लिए अनाड़ी रहेंगे। वहाँ के तौर तरीके आपको भी नहीं आएंगे। दिया, दिशा और काव्या को अपने पतियों की बात का बहुत बुरा लगता है और वे तीनों ही अपने कमरे में चली जाती हैं। जिसके बाद आशा अपने तीनों बेटों से कहती है, बेटा मेरी तीनों बहू भले ही अनाड़ी है पर उनकी बात बिल्कुल सही है। हर इंसान नए शहर में और नए घर के लिए अनाड़ी होता है, पर समय के साथ वे सब सीख जाता है और फिर अनाड़ी नहीं रहता। अगर तुम तीनों अपनी पत्नियों को कहीं लेकर नहीं जाओगे तो सारी जिंदगी अपने ससुराल में अनाड़ी ही बनकर रह जाएंगी। इसलिए इन्हें कहीं लेकर जाओ, वहाँ के तौर तरीके सिखाओ, यहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना सिखाओ। आप सही कह रही है। ये तीनों हमारी वजह से अनाड़ी रह गई, क्योंकि हम इन तीनों को कभी कहीं नहीं ले जाते, इस डर से क्योंकि हमारी बीवी गांव की है। पर अब हम अपनी बीवी को बाहर ले जाएंगे, क्योंकि अब हमारी बीवियां अनाड़ी नहीं रहेंगी। जिसके बाद अतुल, नीरज और अमित को जब भी टाइम मिलता तो वे तीनों अपनी बीवियों को बाहर घुमाने ले जाते। तो वहीं दूसरी ओर आशा भी अपनी बहुओं को कभी दुकान ले जाती तो कभी बाजार ले जाती और बाहर के लोगों से भी मिलवाती थी, जिस वजह से बहुत जल्द आशा की तीनों बहुएं अपने ससुराल में घुल मिल जाती है और इस तरह वे तीनों अपने ससुराल में अनाड़ी नहीं रहती। शिवानी का बर्थडे आ रहा था। उसका बॉयफ्रेंड मयंक उसके बर्थडे पर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। वे उसे डेट पर ले जाता है और गोल्ड की रिंग गिफ्ट करते हुए कहता है, ये लो मेरी जान, अभी तो तुम्हें गोल्ड की रिंग दे रहा हूँ, बहुत जल्द तुम्हें मैं डायमंड की रिंग भी गिफ्ट करूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में हीरा बनकर आई हो और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल की तिजोरी में कैद करना चाहता हूँ। ऐसे आज मेरा बर्थडे है, क्या अपनी माँ से नहीं मिलवाओगे मुझे? यार तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ हमारी शादी के खिलाफ है। पूछा कि वो अपनी बहू अपने हिसाब से लेकर आए और मैं भी देखता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हें भगाकर ही लेकर क्यों ना जाना पड़े। वैसे तुम्हारी माँ मुझे पसंद क्यों नहीं करती? मेरा मतलब है कि मेरे अंदर कोई कमी है क्या? अरे तुम नहीं समझोगी इस बात को। औरतों का दिमाग बहुत अलग तरीके से चलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि लव मैरिज वाली बहू ऐसी होती है कि अरेंज मैरिज की बहू ऐसी होती है, और जिस दिन तुम मेरे घर में रहने लगोगी और उस दिन मेरी माँ को पता चल जाएगा कि मेरी पसंद कभी गलत नहीं होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि मैं उनको अभी से अपनी माँ मानती हूँ और ये भी पता है मुझे कि थोड़ा सा समय लगेगा उनको अपना बनाने में। बाकी तुम टेंशन मत लेना, शादी के बाद मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगी। मुझे पता था मेरी पसंद बहुत अच्छी है। वह सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पास गोल्ड रिंग खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? मेरा मतलब है अभी तुम कोई जॉब भी नहीं कर रहे हो तो पैसे कहाँ से आए? तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं जॉब नहीं कर रहा तो मेरे पास पैसे नहीं है? मेरे पास इतने पैसे होते हैं कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। हाँ मैं मानता हूँ कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे पॉइंट आउट करके बताओ कि मेरे पास जॉब नहीं है। अरे तुम मेरी बातों को गलत मत समझो। चलो अब छोड़ो, रिंग बहुत अच्छी है, मुझे घर छोड़ दो, काफी टाइम हो गया है। ऐसे ही रात को मयंक शिवानी को छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। मयंक की माँ कविता दीदी एक विधवा थी, उसके पेंशन से घर चलता था। जैसे ही मयंक आता है, कविता बोलती है, मयंक सच सच बताना, अलमारी में जो पैसे रखे थे वे तूने लिए है ना? हाँ लिए है तो। नहीं माँ, तू मुझे बार बार अपने 2 कौड़ी के पेंशन वाले पैसों को ताना देगी। अरे तूने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? न मुझे ढंग से पढ़ाया, न मेरे ऊपर अच्छे पैसे खर्च किए। अगर मेरी नौकरी नहीं लग रही तो वो तेरे कारण है माँ। यह दिन देखने के लिए मैंने तेरे को इतना बड़ा किया था। वे पैसे मैंने अपनी दवाई के लिए रखे थे। कम से कम मुझे कमा कर नहीं देता तो मेरे पैसे तो मत चुराया कर। अब मैं दवाई कहाँ से लाऊंगी अपनी? जो मर्जी करो, मुझे क्या, कहाँ से दवाई लाओगी, तुम्हारी दिक्कत है ये। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मयंक अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी से मंदिर में शादी कर लेता है। मयंक अपनी गर्लफ्रेंड के दिल और दिमाग में ये बात अच्छी तरीके से बैठा देता है कि उसकी माँ एक बुरे स्वभाव की औरत है और वे उसे कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए वे दोनों परिवार के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। मयंक शिवानी को अपने घर ले आता है। ये सब देखकर मयंक की माँ बोलती है, ये सब क्या है मयंक, तूने शादी कर ली बेटा, तेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है क्या? तुझे जो दिल में आता है वही तू करता है। कम से कम मुझे तो इस बारे में बताया होता कि तुझे ये लड़की पसंद है, तुझे ये शादी करनी है।
तेरी शादी में हंसी खुशी करवा देती। बस माँ, मैं आपसे कितनी बार शिवानी के बारे में बात कर चुका हूँ। आपने हमेशा कहा है कि मुझे शिवानी बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब जब शिवानी इस घर में आ चुकी है तो आप अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। देखा शिवानी, ये है मेरी असली माँ। माफ करना माँ जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी है काफी, इसलिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि इस उम्र में ऐसी हरकतें करना बंद कर दो, शोभा नहीं देता आपको। बेचारी सास चुप हो जाती है। मयंक शिवानी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शिवानी फिर भी बहुत समझदार लड़की थी। मयंक के लाख भड़काने के बावजूद वे अपनी सास को अपनी माँ की तरह माना करती थी। ऐसे ही एक दिन सास के सर में बहुत दर्द था। शिवानी तेल लेकर आती है और सास के सर में मालिश करना शुरू कर देती है। काश कि मेरा बेटा भी तेरी तरह होता बहू। उसे समझाते समझाते आज मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि अब मुझे लगता है कि मेरा बेटा कभी नहीं सुधरेगा। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी? क्या कमी है आपके बेटे के अंदर? उन्होंने मुझे जितना कुछ बताया है उस हिसाब से तो मुझे आप में कमी लगती है। देख बेटा, मैंने ना अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है। जब मयंक छोटा था तभी उसके पिताजी मुझे और मयंक को छोड़कर चले गए थे। मैं ज्यादा नहीं 12वीं पास हूँ, और उस समय इतना पढ़ना बहुत होता था, जिस वजह से मुझे एक सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल गई। मैंने घर और बाहर दोनों अकेले संभाला। मयंक को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया। लेकिन कहते हैं ना, टीचर और माँ बाप का कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले बच्चे को पढ़ाने का, लेकिन जब तक बच्चा अपना योगदान नहीं देगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। बात तो आपकी बिल्कुल सही है माँ जी, आप साफ साफ कहिए। अगर कोई बात है तो मुझे बताइए। मैं बस इतना चाहती हूँ बहू कि मेरा बेटा सुधर जाए। मुझे नहीं लगता कि मेरे रहने या ना रहने से उसे कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन तू है जो कि उसे सुधार सकती है। 60 साल होने के बाद मैं रिटायर हो गई। मुझे हर महीने पेंशन मिलती है। इस पेंशन के सहारे मैं अपना घर चलाती हूँ, लेकिन मयंक वह पेंशन भी चुरा लेता है। अगर जरूरत हो तो पैसों की तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पैसों को वो न जाने क्या क्या करता है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो माँ जी, मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ। ऐसे शाम को मयंक घर आता है। तभी शिवानी मयंक से बोलती है, यार मयंक ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे आखिर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? और दूसरी चीज, मेरे बहुत ही सारे खर्चे हैं जिसे मैं आखिर कब तक नजरअंदाज करूँ? मैं चाह रही हूँ अपने मायके। जब तक तुम खुद अपने पैरों में कमाना नहीं सीख जाओगे तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगी। यार ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ, तो मैं तभी आऊंगी तुम्हारे पास जब तक तुम अपनी मेहनत के पैसों से खुद का कुछ कर नहीं लेते। अब इसके लिए 5 साल क्यों न लग जाए, मैं नहीं आने वाली तब तक। इतना बोलकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। मयंक शिवानी को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी उसकी एक नहीं सुनती। शिवानी के जाने के बाद मयंक बहुत अकेला हो जाता है। शिवानी ने मयंक का फोन भी उठाना बंद कर दिया था। मयंक शिवानी को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करता है, और अब मयंक ठान लेता है कि अब एक अच्छी नौकरी पानी है। मयंक सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर देता है। वह दिन रात पढ़ रहा होता है। अब वह समय आ जाता है जब मयंक का एग्जाम था। मयंक की मेहनत रंग लाती है। मयंक एग्जाम क्लियर कर लेता है। मयंक के एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक आती है, जिसमें मयंक की नौकरी लग जाती है, और वे खुशी खुशी ये बात अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताता है। इसके बाद शिवानी अपनी ससुराल वापस आ जाती है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि एक आदमी की तरक्की के पीछे उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों का ही हाथ होता है।